डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू एन इंडक्टर एंड अ रेजिस्टेंस हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने एक एलसीआर सर्किट में कैपेसिटर की चार्जिंग कैसे होती है इस पर देखा। इसको समझते हुए हम लोगों ने चार्ज के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था और वो एक्सप्रेशन था Q इज इक्वल टू Q0 माइनस Q0/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस K अपान K स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस K प्लस K स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर T माइनस Q0/2 1 माइनस K अपान अंडर रूट K स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस K स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। यहाँ आप लोग इसको याद करना इतना कठिन नहीं है। आप लोग ऐसे समझेंगे कि ये जो दोनों टर्म हैं उसमें Q0/2 माइनस साइन के साथ रहेगा और साथ ही साथ जब एक्सपोनेंशियल वाला टर्म हम लोग देखते हैं तो उसमें भी प्लस वाले के साथ में यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस के साथ यहाँ पे माइनस आएगा। ये चीज हम लोग अगर ध्यान रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन को याद करना उतना कठिन नहीं होगा। साथ ही साथ हम लोगों ने हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि K की जो वैल्यू है इस LCR सर्किट में, अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, रेजिस्टेंस R से और इंडक्टर का इंडक्टेंस जो है वो L से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वहां इस इक्वेशन में जो K आ रहा है, K का एक्सप्रेशन R/2L और ओमेगा स्क्वायर का एक्सप्रेशन 1/LC के बराबर होता है। तो इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को हम चाहें तो याद कर सकते हैं, जिससे कि इसके आगे हम लोग अब चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग केसेस में इस इक्वेशन का जो स्वरूप है वो अलग अलग टाइप का होगा। तो केस 1 अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसका जो एक्सपोनेंशियल में K स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट का जो ये टर्म है ये काफी महत्वपूर्ण होता है और इसी के ऊपर पूरा जो इस इक्वेशन का जो नेचर है वो डिपेंडेंट रहता है। तो केस 1 में हम लोग ये देखेंगे कि जब K स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा है, K स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर। अगर हम वैल्यूज रख करके ये देखें कि कब ये स्थिति बनेगी, तो K स्क्वायर इज इक्वल टू R²/4L इस एक्सप्रेशन से, K के एक्सप्रेशन से, और ओमेगा स्क्वायर के लिए 1/LC। तो इसको सॉल्व करके हम लोग देख पाते हैं कि अगर उस सर्किट में R² की वैल्यू 4L/C से अगर ज्यादा है तो उस दशा में क्या होता है कि जो ये K स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है वो रियल होता है और उस दशा में जो ये एक्सप्रेशन चार्ज के लिए आ रहा है उसमें चार्ज Q जो है वो इंक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली। चार्ज का इंक्रीमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल होता है और ये तब तक बढ़ता रहता है ये चार्ज जब तक कि उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो Q0 तक नहीं पहुंच जाती। और इस दशा को हम लोग कहते हैं ओवर डैम्प्ड और डेड बीट कंडीशन। इस केस को रिप्रेजेंट किया हुआ है, आप अगर इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में जो कर्व नंबर 1 है वो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ड्रॉ किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि चार्ज जो है स्टार्ट में 0 है और धीरे धीरे ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता जा रहा है और अंत में एक बहुत इनफाइनाइट टाइम पर इसकी जो वैल्यू है चार्ज की वो Q0 के ऊपर स्थिर हो जाती है। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट इस चार्ज का दिखता है। तो यह उस समय की स्थिति है जब K स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर से अधिक है। हम लोग दूसरा केस एक डिस्कस करते हैं जिसमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू एग्जैक्टली K स्क्वायर के बराबर हो जाए।
मीन्स कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4L/R, जब वैल्यूज रख करके के और ओमेगा की वैल्यू रखते हैं इसके साथ। तो ये देखने में आएगा कि जो के स्क्वायर अगर ओमेगा स्क्वायर के एग्जैक्टली बराबर होने लगे तो उस दशा में जो हमारा कोफिशिएंट है इस एक्सपोनेंशियल का, तो कोफिशिएंट बिकम्स इनफाइनाइट। देख सकते हैं आप लोग कि ये 0 हो जाएगा तो k/0 इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगा। वैसे ही सेकेंड वाले टर्म में k/0 दैट इज इन्फिनिटी, तो कोफिशिएंट इनफाइनाइटी को टेंड करने लगेगा और इस तरीके से हम किसी सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसी दशा में हम इसको ये मानते हैं कि अगर के स्क्वायर उसमें एग्जैक्टली ओमेगा स्क्वायर के इक्वल न होकर के थोड़ा सा उसमें कुछ अंतर है, उसके नज़दीक क्या उसकी लिमिट क्या हो सकती है, अगर हम स्टडी करना चाहें तो ये मान सकते हैं कि के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एच विच इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू दैट इज टेंडिंग टू 0। ऐसी दशा में अगर हम लोग उस एक्सप्रेशन को देखें तो उसको फिर से रीराइट किया जा सकता है। इस कोफिशिएंट को हम लोग a1 और a2 एक्सपोनेंशियल के कंपोनेंट को a1 और a2 से रिप्रेजेंट करते हैं e⁻⁻k, और के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम लोग h लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो एक्सप्रेशन होगा q इज इक्वल टू Q0 प्लस a1 e⁻⁻k प्लस h इंटू टी प्लस a2 e⁻⁻k माइनस h इंटू टी। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन इस रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग अगर यहाँ से e⁻⁻k और यहाँ से e⁻⁻k को अलग अलग करके और एक्सप्रेशन को अगर लिखना चाहें तो देख सकते हैं कि जो इसकी कोफिशिएंट e⁻⁻kt इंटू a1 और जो बाकी ht वाला टर्म है उसको हम लोग एक्सपोनेंशियली एक्सपेंड करते हैं। तो 1 प्लस एच टी अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्सेट्रा, इस तरीके सारे जो टर्म आएंगे, बाकी हायर टर्म को हम लोग इग्नोर कर दिए हैं यहाँ पे। तो इस रूप में इसको लिखा जा सकता है। केवल 2 टर्म हम लोग काउंट कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड देयरफॉर हायर ऑर्डर टर्म विल बी कैन बी नेग्लेक्टेड। तो उनको नेग्लेक्ट करके हम लोग इसको इस तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं। फिर इसको रीराइट अगर करें तो a1 और a2 वाले टर्म एक साथ आ जाएंगे। दूसरा h कॉमन लेकर ht कॉमन लेकर के a1 माइनस a2 आ जाएगा। और फिर हम लोग a1 प्लस a2 को p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और a1 माइनस a2 को q से रिप्रेजेंट करके एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे a1 और a2 की वैल्यूज हम लोग अगर इनिशियल कंडीशन से निकालते हैं उसी तरीके से इस केस को हम लोग फिर से स्टडी करते हुए p और q की जो वैल्यू है उनको इनिशियल कंडीशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल कंडीशन है क्या आप लोग जानते हैं कि एट t इक्वल टू 0 q इज इक्वल टू 0 एंड आल्सो dq/dt द चार्ज इज आल्सो 0, सॉरी द करेंट इज आल्सो dq/dt दैट इज द करेंट, ये भी 0 होगा। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके dq/dt हम लोग निकाल सकते हैं और उसमें फिर वैल्यूज हम लोग रख करके डायरेक्ट इस इक्वेशन में p और q निकाल सकते। तो अगर ये मैथमेटिक्स हम लोग करें तो ये पाएंगे कि p की जो वैल्यू है वो माइनस Q0 के बराबर आती है और q की वैल्यू माइनस k इंटू Q0 के बराबर आती है। तो इस तरीके से इनिशियल कंडीशन को यूज करके हम लोग p और q की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर इसको इसी इक्वेशन में इक्वेशन 4 में रख करके और हम इसको अगर लिखें तो जो एक्सप्रेशन होगा वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 5 लिख सकते हैं। इक्वेशन 5 इस फॉर्म में q इज इक्वल टू Q0 माइनस Q0 इंटू 1 माइनस K2 इंटू e⁻⁻kt। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट होगा इस पूरे चार्ज का फिर से, लेकिन उसका नेचर थोड़ा सा अलग होगा। स्टार्ट में ये बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा और अंत में फिर जो है एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट इसमें दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके की जो दशा होती है उसको हम लोग बोलते हैं। इसमें एक चीज और भी है कि ये ऑसिलेटरी नेचर का नहीं होगा, इसमें चार्जेस ऑसिलेट नहीं करेंगे। तो चार्ज Q इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विदाउट ऑसिलेशन, कोई चार्ज का ऑसिलेशन नहीं होगा। और इस तरीके की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन। ऑसिलेशन नहीं होगा इसमें।
एक्सपोनेंशियल जो केस 1 है उसके मुकाबले फास्ट इंक्रीमेंट दिखेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो दूसरा वाला कर्व है वो केस 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ किया गया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी अंत में चार्ज टेंड करेगा इंक्रीज करते हुए Q0 की ओर को अचीव करने के लिए। केस 3 को हम लोग इस तरीके से देखें कि अगर के स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर से कम है, थर्ड केस दैट इज आर स्क्वायर इज लेस देन 4L/R। अगर ये स्थिति बनती है तो ऐसे में हम लोग फिर से देखेंगे कि जो हमारा के स्क्वायर √k² माइनस ओमेगा स्क्वायर है वो इमेजिनरी क्वांटिटी हो जाएगी, इमेजिनरी क्वांटिटी। तो इस दशा में इसको स्टडी करने के लिए हम लोगों को फिर से इसको जो इक्वेशन हम लोगों ने स्टार्ट में लिया हुआ था Q के लिए इक्वेशन 1, उस इक्वेशन 1 को फिर से इस परिप्रेक्ष्य में अब हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। तो k² माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट अगर इमेजिनरी है तो निश्चित रूप से जो ओमेगा स्क्वायर माइनस k² होगा स्क्वायर रूट में, दैट विल बी अ रियल नंबर। सो लेट k² माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू I बीटा, वेयर बीटा इज अ रियल नंबर दैट इज ओमेगा स्क्वायर माइनस k²। सिंपल मैथमेटिक्स है, आप लोग इस चीज को इजी वे में समझ सकते हैं, इसको इस रूप में लिखा गया। जैसे ही हम लोग इसको यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में ये बीटा की वैल्यूज रखते हैं तो इक्वेशन 1 कैन बी रिड्यूस्ड इन द फॉर्म Q इज इक्वल टू Q0 माइनस Q0/2 ब्रैकेट 1 प्लस k बाई I बीटा। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ एक्सपोनेंशियल का जो कोफिशिएंट है उसमें k² माइनस ओमेगा स्क्वायर है। बीटा के टर्म में अगर लिखना होगा तो I बीटा लिखना पड़ेगा, इसलिए k बाई I बीटा ई टू द पावर माइनस k प्लस I बीटा इंटू टी माइनस Q0/2 1 माइनस k अपॉन I बीटा ई टू द पावर माइनस k माइनस I बीटा इंटू टी। इस तरीके से इक्वेशन 1 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग डिवायर थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करके फाइनली जो है कुछ सिंपल मैथमेटिक्स है, आप लोग बुक में देखिएगा, इतना कठिन नहीं है कि इसको आप लोग वहाँ पे न समझ पाएंगे। तो उन सारे मैथमेटिकल स्टेप्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस ये देखते हैं कि दिस इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इन दिस फॉर्म। तो Q इज इक्वल टू Q0 माइनस Q0 ई टू द पावर माइनस KT इंटू ओमेगा अपान √ओमेगा² माइनस k² कॉस ओमेगा² माइनस k² इंटू टी √ओमेगा² माइनस k² इंटू टी माइनस थीटा। यहाँ पे जो थीटा है वो असल में CR और L के टर्म में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, और ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये जब देखेंगे वहां तो cos थीटा की जो वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू वो ओमेगा बाई बीटा बाई ओमेगा के रूप में ये आप लोगों को मिलेगा, बीटा बाई ओमेगा, इट इज बीटा बाई ओमेगा। अब इस इक्वेशन का जो नेचर है अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इस कोसाइन टर्म के आ जाने की वजह से ऑसिलेटरी नेचर का होता है, यानी कि चार्जेस जो है वो ऑसिलेट करेंगे। तो इस इक्वेशन का नेचर जो है ऑसिलेटरी नेचर का है। एम्पलीट्यूड की अगर बात करें तो एम्पलीट्यूड इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। हियर यू कैन से हियर दिस एम्पलीट्यूड कोसाइन के साथ में जो मल्टीप्लाइड टर्म है वो ये वाला है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ई टू द पावर माइनस KT टर्म मल्टीप्लाइड है, जो इस एम्पलीट्यूड को डिक्रीजिंग नेचर का बना देता है, समय के साथ ये डिक्रीज करता जाएगा। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो t इक्वल टू 0 पे चार्ज कुछ नहीं है, 0 है, चार्ज बढ़ते बढ़ते Q0 के पर पहुंचा और वहां से फिर ये ऑसिलेट करना शुरू करता है, और ऑसिलेट करते हुए इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज करता जाएगा और सेट हो जाएगा Q0 के। टाइम
पीरियड की अगर हम बात करें तो इस कोसाइन वाले आर्गुमेंट में यहाँ t के साथ जो मल्टीप्लाइड टर्म है वो एक तरीके से फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग t के लिए एक्सप्रेशन t इज इक्वल टू 2π/√ω² माइनस k स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लोग f इक्वल टू 2π और ω² माइनस k स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन अगर हम लोग लिखें तो 1/LC माइनस r²/4L² के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, और फाइनल जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, अगर मान लीजिए कि रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 हो जाए तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है 1/2π इंटू √1/LC के बराबर होगा। जो आप देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन एक ऐसे चार्जिंग सर्किट के लिए है जिसमें कि रेजिस्टेंस इंडक्टर नहीं होता है, उस केस में ये इक्वेशन आता है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग बुक खोल करके वीडियो देखते हुए अपने नोट्स तैयार करेंगे। धन्यवाद।